हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। तो भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, इसको वैश्वीकरण भी कहते हैं हिंदी में, दूसरी मतलब सिनोनिम्स में। उसके अंदर पढ़ेंगे कि क्या है ये, किस तरीके से भूमंडलीकरण ने हमारे समाज को, भारत के समाज को परिवर्तन किया है। परिवर्तन यानी कि हमारी जो भाषाएं हैं वो भी बदल रही है। हम अपनी भाषा में इंग्लिश का यूज़ करते हैं, यानी कि यूरोपीय भाषा, अमेरिका, जिससे कि हम प्रभावित होते हैं जो भी लैंग्वेज से, हम उसके तरीके से हम चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ था ये देखो, फिर भी दिल इज़ हिंदुस्तानी। तो ये क्या है, हमने एक स्लोगन तो बनाया है लेकिन बीच में ये इज़ लगा रखा है। ये अंग्रेजी शब्द है, आपको पता होगा। इज़ मतलब है, ठीक है। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये इज़ मतलब है यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारी बोली में दिखाई देता है, हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, जो हम बिहेव करते हैं लोगों के साथ में। हमारे पहनने ओढ़ने के ढंग से पता चलता है कि भाई हमारे पर जो भूमंडलीकरण का जो एक प्रकोप है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो बदल रही है। पहले आप देखते होंगे कि भाई हमारी जो घर की महिलाएं हैं वो सूट सलवार साड़ियाँ वगैरह पहनती थी ज़्यादा। और आज आप देखते हो उसको मिला के कि ऐसा कुछ भी नहीं बचा। पहले सूट सलवार पहनती थी, आज मतलब कि जीन्स वगैरह और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कपड़े हैं वो सब पहनने लगी हैं। इसका मतलब भूमंडलीकरण है, ठीक है। यानी कि जो कोई और देश है उसका जो प्रभाव है हमारे देश पे पड़ रहा है, हमारे समाज पे पड़ रहा है, उसी का ये नतीजा है। किसका नतीजा है? ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं, या हिंदी में वैश्वीकरण भी कहते हैं इसको। ऊपर दिए गए अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़े, ये नॉर्मल सी बातें हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हो अभी शॉपिंग मॉल, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ था, छोटा सा शब्द है शॉपिंग मॉल। समझाने के लिए अभी आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे कि भाई शॉपिंग मॉल में देखते हो, आप जाते हो, पहले हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कुछ चीज़ था नहीं भारत के समाज में। ये शॉपिंग मॉल हमें इसकी जो इंस्पिरेशन मिली है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख के मिली है, यूरोप वगैरह से, इंग्लैंड से, अमेरिका से। यहाँ पे पहले शॉपिंग मॉल्स आपने देखने को मिलते हैं। फिर बाद में भारत ने देखा तो फिर वहीं यहाँ पे भी बनने लगे और लोग जाने भी लगे, क्योंकि उन पहले के लोगों के पास, कुछ लोग भी थे जहाँ पे उनके पास पैसा था। ज़्यादातर लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे, तो वो अमीर लोगों के लिए शॉपिंग मॉल बनाया गया था। आज आपको कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब कि कहीं भी आप जा सकते हो, ठीक है। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं शॉपिंग मॉल के लिए, आप फ्री में जाके अंदर घूम सकते हो, ठीक है। बस हाँ, अगर आप कोई चीज़ सर्विस लेते हो, कोई कुछ खरीदते हो, तब वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। पढ़ सकते क्या है, पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका वैश्वीकरण। उसके अलावा जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, चीन की नाशपाती, ऑस्ट्रेलिया का संतरा, चिप्स जो है हम खाते हैं, ये भी बाहर की कंट्रीज से हमने ऑक्यूपाई किया है, एक तरीके से कॉपी किया है, और फिर हमारे देश में बनने लगे, वहाँ से आते हैं, ठीक है। बाहर के देशों से आते हैं। ये जो आप हर एक चीज़ अपनी मार्केट में देखते हो ना, ये बाहर से भी आती है। कुछ मार्केट में हमारे जो इंडिया की मार्केट है, कुछ चीज़ें बाहर से भी आती है, कुछ हमारी जो हम जो बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बाहर भी जाते हैं सेल होने के लिए। तो ये क्या है, ये सभी भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। इसी प्रकार इसी प्रकार स्थूल नीतिगत परिवर्तनों का मतलब यह है कि एक टेलीविज़न चैनल की बजाय आज हमारे पास वास्तव में बीसीओ चैनल है, ठीक है। बीसीओ मतलब बहुत सारे चैनल हैं, मतलब अनगिनत चैनल है, 908, 1000, 1500, जितने मर्जी आप चाहे देख सकते हो। पहले हमारे पास सिर्फ एक चैनल हुआ करता था जिसका नाम होता था दूरदर्शन। सिर्फ लोग उसी को ही देखने के लिए हफ्तों हफ्तों वेट किया करते थे कि भाई दूरदर्शन पे फिल्म आने वाली है, नाटक आने वाला है, कार्टून आने वाला है, गाने आने वाले हैं। तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम हुआ करता था कि भाई इस समय आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। तो लोग इंतज़ार किया करते थे कि भाई नाटक आने वाला है या कोई भी मूवी है वो आने वाली है। तो ये एक ही चैनल थे पहले हमारे पास। अपने फादर से पूछना है, अपने आप जो आपके ग्रैंड फादर है उनसे पूछना, वो बताएंगे आपको किस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी, अगर आपको नहीं पता होगा उस चीज़ के बारे में। तो ये क्या है, ये सभी आपका वैश्वीकरण के कारण हुआ है, भूमंडलीकरण के कारण पॉसिबल हो पाया है। उसके बाद कह रहा है कि क्या भूमंडलीकरण के अंत संबंध विश्व और भारत के लिए नए हैं? मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। और ये जो
पैराग्राफ है, आप जब पढ़ोगे इसके बारे में, यहाँ पे जब पढ़ोगे इसको, तो ये भी बोलेगा कि नहीं, हमारा जो भारत है वो पहले भी वैश्वीकरण से प्रभावित रहा है, हिस्ट्री में भी, क्योंकि हमने रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा था कि भाई पहले के जो सिल्क रूट थे वो भी हमने ही जो है सबसे पहली, कह सकते हैं कि भाई इंडिया ने सबसे पहले बाहर के देशों से व्यापार करना शुरू किया था। ठीक है, बाहर के देशों से व्यापार करना ही भूमंडलीकरण होता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये मतलब सदियों पुराना है हमारा जो बिजनेस है, व्यापार है और देशों के साथ में, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है। आप सोच के चल रहे हो कि भाई आज ही हुआ है, ये इंग्लैंड ने या कोई और देश ने किया है, ऐसा नहीं है, हमने पहले से ही ये सब करके छोड़ दिया है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि हम फादर हैं सबके। विश्व के विभिन्न भिन्न भागों से लोग यहाँ आए थे। ठीक है, व्यापारियों के रूप में आए थे, विजेताओं के रूप में आए थे। ठीक है, और खोजकर्ता जो, जिसने कि अंडोबार कौन था वो, वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की थी। खोज क्यों की होगी भाई, सोचने वाली बात तो ये है, पहले से ही भारत जब है तो वो खोज क्यों करेंगे। तो ये मतलब कि बोलने वाली बात है कि खोज की थी, खोज वोज क्यों की होगी भाई, कोई नया थोड़ी ना बनाया है उसने अपनी तरफ से, पहले से ही है। मतलब देखो, अंग्रेज लोगों का जो अभी तक नाम है ना, वो इसी वजह से है कि वो चीज़ों को कॉपी करते हुए आए हैं, और ये रियलिटी है। ठीक है, उनके पास हमारे जितना दिमाग नहीं है, हम जितनी हम चीज़ों को सोच सकते हैं ना, उतना वो आज जाके सोच रहे हैं। लेकिन वही बात है ना, हमारा जो समाज था वो जाति प्रथा में ही रह गया, ये सब के बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं गया, धर्म के उसमें फंसा के रखा लोगों को, और बस कि भाई पूजा पाठ करो और बस ख़त्म बात, कुछ और मत सवाल मत करो। तो इसी वजह से हम लोग पीछे रह गए, नहीं तो बाकी जो यूरोप कंट्रीज़ है, अमेरिका है, ये मतलब सब पीछे है हम लोगों से, रियलिटी की बात बता रहा हूँ। ये लोग, ये बात कोई करता नहीं है। ठीक है, आज भूमंडलीकरण की आम पहचान है लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवासन, जो उसका एक परिभाषित लक्ष्य है। प्रवासन, प्रवासन में मतलब, प्रवासन का मतलब होता है जब आप ट्रांसफ़र होते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे कि अभी आप बिहार में रह रहे हो, तो बिहार से आप दिल्ली में आओगे पूरी फैमिली को लेके रहने के लिए, ठीक है, बसने के लिए आओगे, तो प्रवासन कहा जाएगा उसको। और घूमने के लिए जाते हैं, उसको भी कह सकते हैं। जैसे कि आप कहीं और जाते हो, किसी और वेस्टर्न कंट्रीज में घूमने जाओगे, या किसी और कंट्री में, अपने देश से बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको हम प्रवासन कह रहे हैं। तो ये भी जो है पॉसिबल हो पाया है, किसके कारण, भूमंडलीकरण के कारण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको भूमंडलीकरण की समझ के बारे में पता चलेगा कि भाई भूमंडलीकरण होता क्या है एक्चुअलिटी में। तो कुछ आयाम बताएगा आपको भूमंडलीकरण के, आर्थिक आयाम बताएगा कि, बोलेगा कि भारत में हम उदारीकरण भूमिकरण दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर करते हैं, वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए अवश्य है पर एक जैसे नहीं है। भारत में हमने देखा कि राज्य ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लिया था। एक परिवर्तनों को उदारीकरण की नीति कहा गया। तो ये जो उदारीकरण था, ये एक आर्थिक आयाम था। हमने इकोनॉमिकली हम कमज़ोर हो गए थे आज़ादी के बाद, मतलब कि कंटिन्यूसली हमारी जो एक अर्थव्यवस्था थी वो गिरती जा रही थी, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, अमेरिका जो हम कहते हैं डॉलर्स, जिसकी वजह से पेट्रोल प्राप्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हमारे पास मतलब कुछ ही समय, कुछ ही टाइम के लिए पैसा बचा हुआ था, जिसके कारण हमने एक फैसला लिया कि भाई हम जो है भूमंडलीकरण और निजीकरण और एक और याद नहीं आ रहा मुझे अभी, उसको अपनाएंगे। ठीक है, ये मॉडल थे, 3 मॉडल अपने अपनाए थे, जिसमें कि कहा गया था कि भाई कोई भी कंपनी विदेश से जाए हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती है, और कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, जैसे कि मैं हूँ, मैं प्राइवेट व्यक्ति का कहलाऊँगा अभी मैं, तो मैं, मेरे पास पैसा है तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ किसी भी काम में, कोई नया व्यापार खोल सकता हूँ, इसमें मुझे पॉलिसीज़ में छूट दी जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट भी कभी मेरी हेल्प कर सकती है, और लाइसेंस वगैरह जो है उसका इतना अभी बहुत बड़ा इशू नहीं था, कुछ ही क्षेत्रों में हम लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी हमें, बाकी सभी फ्री थे। ठीक है, काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो यही हमारा जो है भूमंडलीकरण था, एक आर्थिक रूप के कारण ही हमने ये सब चीज़ें अपनाई थी, नहीं तो हमारी जो व्यवस्था थी वो बंद व्यवस्था थी, हमने वर्ल्ड से जो है नाता तोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद जब भूमंडलीकरण आया, तो हमारा जो बाजार था वो आर्थिक बाजार हो गया, और मतलब वैश्वीकरण के उसमें प्रभाव में आ गया, जिसकी वजह से हमारी जो मुद्रा है, इंडियन करेंसी जिसको कहते हैं रुपए, वो
जिस जिस हिसाब से हमारी डिमांड होती है ना प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो रेट है, वो प्राइसिंग जो है वो सेट होगी। जैसे कि अमेरिका डॉलर जो है आज हमारा उनका $1 हमारा 80-85 रुपये है। तो उसी की वजह है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट से। हमारा जो प्रोडक्ट होता है उनकी डिमांड कम होती है मार्केट में, हम बना कम पाते हैं, इसी वजह से हम थोड़े पीछे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके करता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है कम हो जाएगी, हम भी और देशों की तरह हमारे जो रुपए है वो आगे जाएगा। ठीक है, यूएस डॉलर से बराबरी करेगा एक दिन। उसके बाद भूमंडलीकरण और श्रम। यहाँ पे कह रहा है कि भूमंडलीकरण और एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन पैदा हुआ है। तो यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में याद ही होगा, मैंने आपको श्रम विभाजन के बारे में बताया था। तो इसको वैश्वीकरण के साथ जोड़ दो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, नाइक का। जूते जो है, शूज़ बनाने वाली कंपनी है नाइक। तो इसने शुरुआत करी है अपनी कंपनी की, कहाँ से? जापान से। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, नाइक जो थी सबसे पहले जापान में शुरू किया गया इसने। उसके बाद जापान में क्रांति हुई। ठीक है, जो मजदूरी की एक सैलरी होती है मजदूर की, वो बढ़ गई। उसकी वजह से फिर बाद में इसने 1970 में अपना जो जूते बनाने वाला व्यापार था वो बढ़ा के कोरिया में कर दिया। ठीक है, दक्षिणी कोरिया में। वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, सैलरी बढ़ गई लोगों की, इसकी वजह से ये अफोर्ड नहीं कर पाया कि भाई मैं जूते इनको फिर दोबारा दूँ। 1980 में फिर दोबारा से इसने थाईलैंड को दे दिया, मतलब कि फिर बाद में हस्तांतरण कर दिया, मतलब थाईलैंड को, कि भाई अब तुम बनाओ, थाईलैंड और इंडोनेशिया को। इस तरीके से हम यहाँ पे समझते हैं कि जो श्रम विभाजन है वो किस तरीके से हो रहा है। जहाँ पे हमको लगता है कि सस्ता श्रम है, ठीक है, वहीं पे ही उसने जो है अपना माल भेज दिया कि भाई आप मेरे जूते बनाओ और सेल करो मार्केट में। तो ये क्या है? श्रम विभाजन कहलाएगा इसको। इंटरनेशनली श्रम विभाजन कहते हैं, जहाँ पे मुझे फ़ायदा हो रहा है कि भाई इस कंट्री में कम पैसों में मेरे को ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो मैं वहाँ पे जो है अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, सेल करूँगा या बनाऊँगा जाके। जैसे कि इंडिया में लोग आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे सैलरी कम है, और यहाँ पे बना के अपने देशों में लेके जाते हैं फिर दोबारा से सेल करने के लिए। उसी दामों पे सेम रेट होता है यहाँ पे। उसको जो चीज़ 50 रुपये में बन के तैयार हो रही है, वहीं अमेरिका में वो चीज़ 500-1000 रुपये में बन के तैयार होती है। तो कितना फ़ायदा होता होगा उसको। बन के तैयार होने से मेरा मतलब है सैलरी वैलरी सब लगा के मजदूरों की। तो ये हो गया हमारा श्रम विभाजन के बारे में, भूमंडलीकरण के तौर पर समझ रहे हैं हम इसको। उसके बाद भूमंडलीकरण और रोजगार के बारे में बताएगा। यहाँ पे क्या है, आप जहाँ चाहो वहाँ जाके व्यापार कर सकते हो, रोजगार कमा सकते हो। आपका मन नहीं लगता इंडिया में, आप अमेरिका में जाके काम कर सकते हो। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, काम करने की। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो क्या होगा, आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो, अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, चाइना में, जहाँ में आपका मन करे। इसी को कह रहे हैं भूमंडलीकरण और रोजगार। तो आज रोजगार की इसलिए कमी नहीं बताते हैं, भारत में तो कमी है, पर और देशों में जाके आप काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, थोड़ा पैसा होना चाहिए जाने के लिए। बाद में बात करता है ये भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन की। तो जो आप देखते होंगे कि जो हमारी आर्थिक नीतियाँ होती हैं, वो मतलब कि जो राजनीतिक नीतियाँ होती हैं, जो पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, वो देख के बनाती है हर एक चीज़ों को, कि भाई जो इंटरनेशनल बाज़ार है उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो पॉलिटी है, जो हमारी राजनीति है, वो वैश्विक तौर पे भी देखा जाता है उसको, कि अगर कोई देश किसी देश की मदद कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है? कि भाई वो देश उस देश को अपना सामान सेल करेगा। ठीक है, शर्तें भी होती है उसके पीछे। जैसे कि अ, चाइना भारत को जो सामान बेचता है, ठीक है, फिर बीच बीच में क्या होती रहती है, हमारे बीच में लड़ाइयाँ भी होती रहती है, पर वो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसको डर रहता है कि भाई जो सामान इनके यहाँ पे मेरा जो व्यापार चल रहा है वो बंद हो जाएगा।
ठीक है, करोड़ों का जो बिजनेस है हमारा इंडिया के अंदर वो ठप पड़ जाएगा, कोई भी हमारा परचेस नहीं करेगा, खरीदने बंद कर देंगे और ठप कंपनियों को बंद कर दी जाएगी, सारी कंपनी जितनी भी है। तो इसी वजह से जो पॉलिसी बनाई जाती है वो देखभाल की जाती है कि भाई इससे हमारा जो बिज़नेस है वो ख़राब ना हो जाए, और जो आर्थिक रूप से नीतियाँ बनाई जाती है उसको भी ध्यान रखा जाता है।